हेलो गाइस, मेरा नाम है कुणाल और आज हम लोग करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, वन शॉट के अंदर हम पूरे चैप्टर को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे फॉर्मूला शीट, सेशन पीडीएफ्स एंड नोट्स मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो वहां से आप जो है इस चीज का फायदा उठा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं गाइस प्लेन मिरर का कंसेप्ट। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला टॉपिक जो आता है दैट इज प्लेन मिरर का, वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको जो है यहाँ पे स्क्रीन विजिबल है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं किसकी, प्लेन मिरर के बारे में। तो जो है टॉपिक हमारे पास क्या है आज का, सॉरी एक सेकेंड, प्लेन मिरर के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्लेन मिरर में हम लोग यहाँ पे आता है डेट इज, होता क्या है प्लेन मिरर, हमारे पास एक होता है प्लेन मिरर जो लाइट, फॉर एग्जांपल कोई इंसिडेंट लाइट आ रहा है, ये तो गाइस आप 10th में पढ़ चुके हो, फिर ये बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक, इसको क्या बोलते हैं, जो लाइट गिर रही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट होके जाएगी, मैं इसे नए कलर से दिखाता हूँ। ये मान लो यहाँ पे गिरी, ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे टच हुआ, दोनों लाइट और जो सरफेस में टच हुआ, और यहाँ से वो क्या हुआ, सॉरी रिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्ट हुई तो रिफ्लेक्टेड रे। आर रिफ्रैक्टिंग भी हो सकता है, रिफ्लेक्टिंग भी हो सकता है। इस केस में हमारे पास रिफ्लेक्टिंग है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ जिससे लगे कि हाँ ये जो है हमारे पास एक मिरर है, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, अच्छा, दोनों को आई आर मतलब इन जो है हमारे पास इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, दोनों के परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मल होता है। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि नॉर्मल होता है, यहाँ पे डिवाइड करता है दोनों को इक्वल एंगल्स में, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। ये क्या है हमारे पास, नॉर्मल। ओके सर, ये तो 10th में पढ़ के आ चुके हो, फिर भी मैंने बता दिया। इसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ आई, और ये हमारे पास क्या है, आर एंगल है, मान लिया मैंने। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर है। ठीक है, ये कैसे प्रूव होता है, अगर आप चाहते हो कि मैं इसका वीडियो बनाऊं, एक तो गाइस उपाय है जो कि आप आगे पढ़ने वाले हो कौन से में, वेव ऑप्टिक्स में हमारे पास इधर हगिन्स प्रिंसिपल आता है, वहां से आप इसे प्रूव कर सकते हो। और दूसरा एक तरीका है जो कि हमारे पास एक्चुअल तरीका होता है इसे प्रूव करने का, फॉर्मेट प्रिंसिपल, जो कि बहुत ही अच्छा एक हमारे पास यहाँ पे उन्होंने डेरिवेशन करके दिखाया था। अगर आप वो डेरिवेशन चाहते हो तो वीडियो के नीचे आपको कमेंट कर देना है कि यस, अगर आप चाहते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर एक लाऊंगा, शॉर्ट टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे मैं फॉर्मेट प्रिंसिपल को यूज करके जो है एंगल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को मैं यहाँ पे प्रूव करने वाला हूँ, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, सेकंड क्या होता है कि आई आर जो हमारे पास इंसिडेंट रे है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल है, ये जो है सेम प्लेन में लाई करते हैं, लाइज इन सेम प्लेन, इन सेम प्लेन। तो ये दो हमारे पास लॉज होती है। अब प्लेन मिरर की कुछ खासियत होती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक एक करके मैं खासियत बताऊंगा, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और समझना है बातों को। ठीक है, एक सेकेंड गाइस। तो सबसे पहली बात, तो अगर मैं प्लेन मिरर की बात करता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक बना भी देता हूँ मैं प्लेन मिरर। ठीक है, ये ब्लू से मैंने नीचे बनाया है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्लेन मिरर है। ठीक है सर, अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने ग्रीन में क्या किया है, यहाँ पे जो मैं ओ लिख दूंगा इधर। ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया, ऑब्जेक्ट बोल दिया। मान लो आप वहाँ पे खड़े हो और आपके सामने आईना रखा हुआ है, प्लेन मिरर रखा हुआ है, आईने और आपके बीच का डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया डी। तो जो आपका इमेज बनेगा प्लेन मिरर की, पहला जो खासियत होता है, तो जो आपका इमेज बनेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बनने वाला है हमारे पास इमेज। ठीक है, इमेज को मैं पिंक से करता हूँ, थोड़ा सा ना आपको डिस्टिंग्विश हो जाएगा, करेक्ट है, सॉरी, हमारे पास मैंने इसे पिंक से आई दिखा दिया, दैट इज इमेज ऑफ योर्स। ठीक है, ये भी गाइस डी होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन में ये लग जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज प्लेन मिरर में क्या होती है कि जो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं पहला पॉइंट लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर होता है हमारे पास यहाँ पे इमेज डिस्टेंस के, क्या, इमेज डिस्टेंस के हमारे पास यहाँ पे बराबर होता है, करेक्ट है। चलो, पहला हमारे पास प्रॉपर्टी पता चल गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है वो भी देख लेंगे, चलो देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी खत्म हो गया, दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। ये अगर कभी पूछ लिया जाए तो क्या होगा, प्लेन मिरर के केस में मान लिया मैंने, क्या होता है ना, एक एंगल था, मैंने उसे डेविएट कर दिया, आईने को मैंने थोड़ा सा रोटेट किया, तो अब जो है हमारे पास यहाँ पे क्या करना है, एंगल ऑफ डेविएशन बताना है। तो सेकंड पॉइंट मैं वहीं पे लिख दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एंगल ऑफ डेविएशन,
एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज डेल्टा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज हमारे पास पाई माइनस 2i के बराबर होता है। आई ये जो है वो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हो। अब मान लो मैंने क्या किया, आईने को, ठीक है, जो आईना है ना यहाँ पे, आईना को मतलब प्लेन मिरर जो है उसको मैंने थीटा रोटेट कर दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, थीटा रोटेट किया, किसको, मिरर को मैंने थीटा रोटेट कर दिया। तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, अगर मैंने मिरर को थीटा रोटेट किया है तो जो इमेज है होगा ना गाइस, इमेज जो है वो 2 थीटा रोटेट हो जाएगा, इमेज हमारे पास 2 थीटा रोटेट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको यहाँ पे हेल्प करेगी क्वेश्चन के बीच में। ओके सर, समझ में आ गया। अब वेलोसिटी मैग्निफिकेशन के बारे में मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक सेकेंड, वेलोसिटी मैग्निफिकेशन, करेक्ट है, मैग्निफिकेशंस, ठीक है सर। मान लिया आपकी बात, बताओ वेलोसिटी मैग्निफिकेशन क्या होता है। मतलब मैं वेलोसिटी में अगर चेंज करता हूं तो इमेज मिरर के वेलोसिटी में है या इमेज के वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ने वाला है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मैंने वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर, ठीक है, पैरेलल टू मिरर मतलब मान लो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास यहाँ पे मिरर है, तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, ये देखो मेरे पास ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, ठीक है। मैं ऑब्जेक्ट को पैरेलली मूव करवा रहा हूँ, वेलोसिटी दे रहा हूँ एज पैरेलल टू मिरर। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये पैरेलल है कि नहीं, देखो पैरेलल है कि नहीं, बताओ, ठीक है सर है। तो अगर मैंने मान लो और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल मतलब ये पैरेलल टू मिरर अगर है, इज इक्वल टू होता है, अगर मैं वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी से लेके जा रहा हूँ पैरेलल टू मिरर, तो हमारे पास जो इमेज की वेलोसिटी होगी वो भी बराबर हो जाएगी, ठीक है सर, इमेज की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी पैरेलल टू मिरर। ओके सर, अगर मैं पैरेलल कर दिया, अगर मैं परपेंडिकुलर लाता हूँ, ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू मिरर, तो यहाँ पे इस केस में जो है माइनस टाइम्स हो जाता है, माइनस टाइम्स इमेज का परपेंडिकुलर टू मिरर, ठीक है सर। तो ये 2 पॉइंट वेलोसिटी मैग्निफिकेशन में पता चल गई है। अब मैंने ऑब्जेक्ट को नाम मूव करवा के क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट को नाम मूव करवा के मैंने क्या किया, मैंने जो है मिरर आईने को ही मूव कर दिया। आईने को अगर मैं मूव करूंगा, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ मिरर पैरेलल टू इमेज, तो वो बराबर होता है 2 टाइम्स हमारे पास यहाँ पे, सॉरी वेलोसिटी दैट इज v/2, वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 2 के बराबर होता है, या फिर आप 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज, ऐसे ध्यान रख सकते हो। ये जो थर्ड वाला मैंने लिखा है पिंक से, वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको खास ध्यान देना है, ठीक है। तो ये गाइस वेलोसिटी मैग्निफिकेशन है, और जो प्लेन मिरर के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें मैंने बताने की कोशिश की है, ठीक है, गॉट इट। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और आता है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी आपको यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, वैसे 10th में नहीं था बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो आपको सिंपल वेक्टर की तरह सॉल्व करना है। आई एंगल आई जो है वो हमारे पास आर कैप प्लस हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम्स आई डॉट एन, ये डॉट प्रोडक्ट है गाइस, एन कैप है, ठीक है। ये एक चीज है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एन जो है वो हमारे पास नॉर्मल है, दैट इज हमारे पास यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एन जो है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एन जो है वो क्या है, नॉर्मल वेक्टर का एन कैप, दैट इज आई कैप वेक्टर, ठीक है, गॉट इट, यूनिट वेक्टर। ओके, तो गाइज ये मैंने बता दिया है आपको जो है प्लेन मिरर के बारे में सारी खबर जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब जो हम लोग कुछ और बातें करने वाले हैं, फील्ड ऑफ व्यू के बारे में जानने वाले हैं, और नंबर ऑफ इमेजेस के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। एक सेकेंड गाइज, तो गाइस नंबर ऑफ इमेजेस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ इमेजेस कभी भी अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ इमेजेस बताओ बिटवीन प्लेन मिरर्स, अगर दे दिया है तो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आप सबको। नंबर ऑफ इमेजेस अगर पूछा जाता है तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, कि सबसे पहले तो आपको कैलकुलेट करना है कि थीटा कितना गिवन है मिरर दो। नहीं देखो, एंगल तभी पॉसिबल है, एंगल कह रहा हूँ, नंबर ऑफ इमेजेस तभी पॉसिबल होते हैं जब 2 मिरर जो है कहीं भी कोई भी एंगल में रखे हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक मिरर बना दिया, दैट इज मिरर 1, ठीक है, और एक मिरर मैंने बना दिया जो कि मिरर 2 है। दोनों के बीच का एंगल जो है मान लिया मैंने थीटा है। अब वो पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो फॉर्म होगी, वो आपको बताना है, ठीक है सर। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले जो हमारे पास तरीका होता है इसको बताने का, आपको फाइंड आउट करना है 360 अपॉन थीटा फाइंड आउट करना है, 360 अपॉन थीटा कैलकुलेट
आपको कर लेना है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये हो गया। अगर ये जो है आपने जो कैलकुलेट किया थीटा, वो अगर इवन आता है, ठीक है, अगर ये इवन आता है तो मतलब एक इवन नंबर आता है, जस्ट इमेजिन अगर ये इवन नंबर आया, और इवन है तो ऑड भी हो सकता है, तो एक नंबर हमारे पास इधर ऑड आया, ठीक है। अगर इवन आ जाता है, ठीक है, अगर इवन हमारे पास एक नंबर आता है तो क्या करना है, अगर इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस जो है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड जो है होगी वो हमारे पास 360 अपॉन थीटा जो निकल के आया है, 360 अपॉन थीटा -1 वहां से कर देना, इतने ही नंबर ऑफ इमेजेस आपके फॉर्म होने वाले हैं, ठीक है। ऑड में आपके और दो केसेस बन जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑड में एक तो सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक एट एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर में सिमेट्रिक अगर हुआ तो मतलब दोनों में डिवाइड हो गया तो, या फिर नॉट ना लिख के असिमेट्रिक, असिमेट्रिक एट एंगल बाइसेक्टर, अगर ये बाइसेक्टर में, एंगल बाइसेक्टर में सिमेट्रिक ना हुआ मतलब डिवाइड नहीं हुआ दो में, ठीक है सर। तो इन दोनों केस में हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे आता है फॉर्मूला। अगर सिमेट्रिक है, ठीक है, अगर सिमेट्रिक है एट एंगल बाइसेक्टर, जो आपका नंबर ऑफ इमेजेस n है दैट इज 360 अपॉन थीटा -1, जैसे आपका इवन था वैसे ही चलेगा। बट अगर असिमेट्रिक है मतलब डिवाइड नहीं हो रहा 2 से, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी ओनली 360 अपॉन थीटा, 360 अपॉन थीटा यहाँ पे फॉर्म होने वाला है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी यहाँ पे मिलने वाली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से करके दिखाता हूँ, ये देखो। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक मिरर ले लिया है, मिरर 1 मिरर 2, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो मैंने मान लिया है, अभी क्या मान लिया मैंने, मान लो 90 डिग्री है। चलो इतना ईजी वाला करते हैं अभी ना। मिरर 1 हमारे पास इधर है, मिरर 2 हमारे पास इधर है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 360 अपॉन 90 करना पड़ेगा। 360 अपॉन 90 करेंगे तो कितना आ गया सर, 40 डिग्री, मतलब 4 आ गया, सॉरी 40 कह रहा हूँ, 4 आ गया, ठीक है। ओके सर, 90 मैंने 9 क्यों लिखा है उधर, 90, ठीक है सर, तो 4 आ गया। अब 4 हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है, अगर इवन होता है तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी 360 अपॉन थीटा दैट इज 4 -1 कर देना है वहां से, तो दैट इज 3 इमेजेस विल बी फॉर्म, 3 इमेजेस विल फॉर्म, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए, एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो ये गाइस था गाइस हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस का कंसेप्ट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ और बातें करने वाले हैं एंड और कुछ जानकारी को सीखने वाले हैं। ओके, तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या, स्पेरिकल मिरर के बारे में हम लोग बात करेंगे। स्पेरिकल मिरर में क्या है, स्पेरिकल मिरर में आपको एक बार मैं बता दूं कि हम लोग फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। 10th में हम लोग को जो जो पढ़ाया जा चुका था, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, उम्मीद करता हूँ वो आपको याद होगा। अगर नहीं है तो प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वही चीज़ें रिपीट होंगी तो फालतू में हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यही आपको जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें, ठीक है। और आगे की मतलब रे डायग्राम्स के बारे में भी आपको यहाँ पे देख लेना है, क्योंकि 10th में रे डायग्राम्स के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी दी गई थी, ठीक है। 6 रे डायग्राम होते हैं कॉनकेव मिरर में। एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी होने से क्या होता है, सी में होने से क्या होता है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर में होने से क्या होता है, बिटवीन एफ एंड पी वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल इमेज वहाँ पे बनता है हमारे पास यहाँ पे। एंड कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास यहाँ पे इन्फिनिटी और 2 केसेस होते हैं, सिंपली आपको याद रहना चाहिए। हम लोग बात करने वाले हैं वहाँ से मिरर फॉर्मूला से हम लोग थोड़ा सा यहाँ बात करेंगे, और मैग्निफिकेशन के बारे में हम लोग देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे अगर हमारे पास हुआ तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में विजिबल होगा आई गेस स्क्रीन। सो जो हमारे पास फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला, वो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है, जो कि ये वाला मेन हमारे पास काम करने वाला है, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला जो होता है दैट इज 1/f। आपको साइन कन्वेंशन भी गाइज आपके सर वगैरह ने सिखा दी होगी, अगर नहीं सिखाई है जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और वहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u के बराबर होता है, ठीक है सर। v जो है दैट इज इमेज डिस्टेंस, u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f जो है फोकल लेंथ होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इधर आ गया है। साइन कन्वेंशन का बेसिकली आपको ध्यान रखना है, अगर आपको साइन कन्वेंशन के बारे में नहीं पता है तो हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, अब गाइस मैग्निफिकेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ पहले मैग्निफिकेशन। ओके,
अब मैग्निफिकेशन सर होता क्या है? मैग्निफिकेशन गाइज होता क्या है ना, दो टाइप के होते हैं। एक तो लैटरल मैग्निफिकेशन, लैटरल मैग्निफिकेशन। लैटरल मैग्निफिकेशन क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, पहले लिख लूँ, ठीक है। लैटरल मैग्निफिकेशन, ठीक है सर, मान लिया, ओके। लैटरल मैग्निफिकेशन क्या होता है? रिलेट करता है हाइट को, रिलेट्स हाइट। कोई भी आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसके हाइट के बारे में ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दे सकता है। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक है। वो क्या करता होगा फिर, अगर ये हाइट के बारे में बताता है तो वो विड्थ के बारे में, थिकनेस के बारे में यहाँ पे बताता होगा, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के बारे में जानने से पहले मैं आपको मैग्निफिकेशन लैटरल के मैं जानकारी देने वाला हूँ। लैटरल मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब हमने इसे रिलेट किया, फॉर्मूला निकाला, तो हमारे पास क्या आता है? दैट इज माइनस ऑफ एम, सॉरी माइनस ऑफ वी अपॉन यू के बराबर आता है, ठीक है सर। ये भी आपने पढ़ा होगा अपने छोटी क्लासेस में, ओके। जो दूसरा मैंने बताया आपको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है यहाँ पे? जो कि रिलेट करता है, रिलेट हमारे पास यहाँ पे थिकनेस या विड्थ, थिकनेस, ओके। तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है दैट इज एम लॉन्गिट्यूडनल, दैट इज इक्वल टू हमारे पास थिकनेस ऑफ इमेज अपॉन थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर के बारे में। तो मैं ये क्लियरली कह सकता हूं कि एम लॉन्गिट्यूडनल इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम लैटरल का स्क्वायर, बस माइनस ऑफ एम लैटरल का स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको है, तो आप दोनों को यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। दूसरी बात ये मैं आपको बताऊंगा इधर क्या, वेलोसिटी मैग्निफिकेशन के बारे में, वेलोसिटी में कैसे चेंज आएगा, ठीक है। वेलोसिटी मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्री ये मैंने लिख दिया है, इज इक्वल टू एम लैटरल, एम लैटरल हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इज इक्वल टू एम लॉन्गिट्यूडनल। अब हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्मूलेज, ये आपको वेलोसिटी मैग्निफिकेशन है, ध्यान रहना चाहिए, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है सर, समझ में आ गया, गॉट इट। शायद मैंने एक चीज गलती कर दी है यहाँ पे, यहाँ पे ना क्या होगा, हमने जो पैरेलल और ये वाला उल्टा कर दिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, कोई ना, ये तो हो गया, ऐसे मैं चेंज करके यहाँ पे लिख दूंगा, एक सेकेंड। उल्टा लिखा है बस पैरेलल और इसका, तो आपको समझ जाना है कि क्या मैंने लिखा है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इज इक्वल टू एम, दैट इज मैग्निफिकेशन, लैटरल मैग्निफिकेशन, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, करेक्ट। एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज इक्वल टू एम लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया हमारे पास यहाँ पे एक और कंसेप्ट का खात्मा या अंत जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है सर। इतना समझ में हमारे पास आ चुका है। अच्छा, अगर एक चीज आपको और मैं बताता हूँ यहाँ पे, अगर ये मैग्निफिकेशन जो हम लोगों ने लिखी है, अगर ये मैग्निफिकेशन हमारे पास लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 1 आती है तो एनलार्ज्ड इमेज हमारे पास बनने वाला है। अगर इक्वल टू हमारे पास 1 आती है तो आपको पता चल गया होगा सेम साइज का इमेज बनेगा, सेम साइज इमेज बनेगा यहाँ पे। अगर हमारे पास यहाँ पे लेस देन 1 आती है तो यहाँ पे डिमिनिश या छोटी साइज का यहाँ पे हमारे पास क्या बनने वाला है, चरित्र कह रहा हूँ, चित्र बनने वाला है या इमेज बनने वाला है, ओके सर। और एक बात यहाँ पे ये भी एक पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ क्या, अगर हमारे पास यहाँ पे इरेक्ट इमेज है, क्या है इरेक्ट इमेज, ये बहुतों को कंफ्यूजन होता है, मेरे टाइम में मेरे को भी था। इरेक्ट इमेज जो है तो वर्चुअल हमारे पास यहाँ पे वर्चुअल है। इरेक्ट इमेज अगर कोई बोल रहा है तो वो वर्चुअल हमारे पास इधर है। इन्वर्टेड इमेज को रियल बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल। हर एक इरेक्ट इमेज जो है वो वर्चुअल होता है और हर एक हमारे पास इन्वर्टेड इमेज जो है वो हमारे पास रियल होता है, ठीक है। तो ये था गाइज पूरा एकदम कंसेप्ट मैग्निफिकेशन और ये सब का। अब हम लोग एक क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं जिससे हम लोगों ने जो भी अभी सीखा है वो यहाँ पर डिस्कस हो जाएगा, क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है सर, ओके। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको स्क्रीन में जो है क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड है। हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि दो ऑब्जेक्ट मेरे पास हैं, ए एंड बी आर प्लेस्ड एट, गाइज हाँ पहली बात तो ये बता दूं, ये हमारे पास जेई 2023 में आ चुका है। ये क्वेश्चन फिजिक्स में जेई 2023 में ही इसी साल हमारे पास पूछा गया है, तो मैंने आपको इसीलिए बता दिया है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। जेई
मेंस में आया है, एडवांस में नहीं आया है, मेंस 2023 में ये पूछा गया है ये सवाल, ठीक है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि दो मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, मैंने उसे प्लेस कर दिया है 15 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। जब इन्होंने बोल दिया कॉनकेव है तो मैं एक बार कॉनकेव यहाँ पे मिरर बना देता हूँ, ठीक है। मिरर बना के मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक कॉनकेव मिरर बना दिया। ओके, एक सेकेंड, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा। हमारे पास ये जो है क्या होता है, पोल होता है, ठीक है सर। अब पोल से इन्होंने बोला है कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है ए और बी 15 और 25 सेंटीमीटर में। मान लिया ये मेरे पास क्या है, ए है, ये हमारे पास किसके सेंटीमीटर में है, 15 सेंटीमीटर में रखा हुआ है, 15। और एक मैंने यहाँ पे रखा है बी ऑब्जेक्ट जो कि हमारे पास 25 सेंटीमीटर दूरी में है, 25 सेंटीमीटर दूरी में यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है सर, पोल से ऑफ कोर्स। अच्छा, दूसरी बात ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे दे रखा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर वो हमारे पास क्या दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग ये निकाल सकते हैं, हमें पता है कि जो फोकल लेंथ होता है डेट इज r/2, तो यहाँ से मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हमें दे रखा है, गिवन है। चलो, तो जो गिवन था वो हम लोग को यहाँ पे पता लगा चुके हैं। अब पूछा जा रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस फॉर्म्ड बाई, यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस फॉर्म्ड बाय द इमेजेस, यहाँ पे देखो फॉर्म्ड बाय द मिरर, जो मिरर इमेजेस बनाएंगी ए और बी का, उसके बीच का डिस्टेंस हमें यहाँ पे बताना है। सबसे पहले अगर फॉर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक सेकेंड, फॉर ए अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ, पहले हम लोग ए का निकालेंगे फिर बी का निकालेंगे। मान लो मैंने ए का निकाला तो 1/f, हमें एक तो फॉर्मूला पता है, ये एक ही फॉर्मूला पता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। साइन कन्वेंशन कैसे यूज करेंगे, जहां से भी लाइट गिर रही है, हमें पता है लाइट यहाँ से गिरेगी, ठीक है, लाइट यहाँ से गिरेगी। लाइट अगर यहाँ से गिर रही है, उसके ऑपोजिट अगर हम लोग लेंथ को ले रहे हैं तो नेगेटिव होता है, अगर उसी के साइड से हम लोग यहाँ पे लेंथ को ले रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। तो लाइट की डायरेक्शन को हम लोग क्या लेंगे, पैरेलल लाइट को पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो गाइस, हमारे पास लाइट इस तरफ आ रही है, हम लोग लेंथ ये वाला लेंगे तो ये वाला क्या हो गया, हमारे पास नेगेटिव हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे 1/f, एफ गाइस फोकल लेंथ इस तरफ है, ये वाला फोकल लेंथ हो गया मान लो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/f की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/20, जो कि हमारे पास यहाँ पे माइनस में होने वाला है, बराबर हो जाएगा 1/v के, जो हमें पता नहीं है, माइनस 1/ हमारे पास 15 सेंटीमीटर दे रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हम लोग ए का निकाल रहे हैं ऑफकोर्स, ठीक है। ए का हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो 1/ क्या हो गया 15, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करना है, अगर मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/15, ठीक है, माइनस 1/20, 20 इस तरफ जाएगा, 15 इस तरफ जाएगा, हमारे पास मैं अगर लेता हूँ तो 5/ कितना आ जाएगा हमारे पास 300। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा, क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा तो 60 के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर, 60 के बराबर हमारे पास इधर आ जाएगा क्या, v की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से क्लियरली मैं कह सकता हूँ कि v इज इक्वल टू हमारे पास, एक सेकेंड गाइस, हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से हम लोगों ने ये निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे फॉर एक सेकेंड, यहाँ से निकालता हूँ इस कलर से, यस, फॉर बी। अब हम लोग बी का निकालेंगे, वही सेम फॉर्मूला, 1/ क्या हो जाएगा यहाँ पे -20, सेम थिंग, इज इक्वल टू 1/v, बट इस बार क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1/25, ठीक है। इस तरफ जाएगा तो 1/25 हो जाएगा, माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/v, -5/ हमारे पास क्या हो जाएगा, -5/ क्या हो जाएगा 100, 25 दूने 100, 1000, करेक्ट है, 1000 सॉरी, हाँ 25 दूने होता है कितना, 25 दूने 50, 50 सॉरी 500 हो जाएगा, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 500 इज इक्वल टू 1/v। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है क्या हमारे पास इधर हो गया, v इज इक्वल टू -100। अभी माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, ये दूसरी तरफ यहाँ पे बना है, माइनस साइन जो है हमारे पास, मैं दूसरी तरफ हमारे पास इमेज गया है। सीधी सी बात ये है, हमारे पास यहाँ पे पता चल गया है कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है सी, दैट इज 40 सेंटीमीटर, करेक्ट है। चलो, अगर सेंटर 40 है तो ये क्या लिखा हुआ है, ये जो है रखा हुआ है, जो बी वाला हमारे पास है, दैट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस हमारे पास बी वाला ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो वेन एवर देर इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, द इमेज फॉर्म्ड इज बियॉन्ड सी बनने वाला है, ठीक है सर। जब बियॉन्ड सी बनेगा तो 100 यहाँ पे हमारे पास हो गया, 100 सेंटीमीटर हम लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है।
अगर 100 सेंटीमीटर का मैग्नीट्यूड आपको देखना है, यहाँ पे आपको साइन नहीं देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर हमारे पास आ चुका है। अगर मैं बात करता हूँ फॉर ए की, ए जो है वो हमारे पास यहाँ पे बिटवीन फोकस एंड पोल रखा हुआ है, बिटवीन फोकस एंड पोल यहाँ पे रखा हुआ है। तो हमें पता है ये वाला स्पेशल केस वाला हो गया, दैट इज छठा वाला जो होता है कॉनकेव मिरर में, जब भी बिटवीन फोकस एंड पोल रखा होता है तो वर्चुअल इमेज बनता है, बहुत दूर एनलार्ज्ड बनता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं जाके हमारे पास इमेज फॉर्म होने वाला है 60 सेंटीमीटर में, ठीक है। और यहाँ पे कहीं बियॉन्ड सी बोला है, तो यहाँ पे कहीं हमारे पास यहाँ पे 100 सेंटीमीटर में जाके हमारे पास इमेज ऑफ बी बनेगा, यहाँ पे इमेज ऑफ ए बनने वाला है। दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर पूछा गया है तो हमें मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फाइनल आंसर हमारे पास यहाँ पे बोलना था, ठीक है। आपको होप करता हूँ आपको मैंने समझा दिया है कि क्या हमारे पास आया है। अगर कभी भी हमारे पास ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल रखा हुआ है तो इमेज जो है वो कहाँ बनता है, इमेज यहाँ पे बनेगा कहीं बिटवीन फोकस एंड पोल, तो बियॉन्ड सी वर्चुअल इमेज बनता है यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से जाके इमेज ऑफ ए यहाँ पे बनने वाला है, एनलार्ज्ड इमेज ऑफ कोर्स, ठीक है। ये इमेज जो है कॉनकेव 60 सेंटीमीटर में मान के चल रहा हूँ ये वाला, ठीक है, मान के क्या आया ही है, ठीक है। अब कभी भी अगर बिटवीन हमारे पास क्या है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस रखा हुआ है, तो हमारे हमेशा जो है इमेज है वो यहाँ कहीं बियॉन्ड सी बनता है। बियॉन्ड सी अगर बनेगा तो इमेज ऑफ यहाँ पे बी बनेगा। और ये जो लेंथ है ये मान लिया क्या, निकाल के हम लोग क्या आया है, 100 सेंटीमीटर आया है। इन्होंने बोला था कि दोनों इमेज के बीच का डिस्टेंस बता दो, तो मान ले रहा हूँ ये दोनों इमेज एक्स है, ठीक है। तो एक्स जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, एक्स यहाँ पे मान ले रहा हूँ, ये पूरा इमेज यहाँ पे ये हमारे पास एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 100 प्लस 60। और मुझे प्लस करना नहीं आता गाइस, आप थोड़ा सा करके बता दो, ठीक है। और आपको नीचे कमेंट करना है कि आपका भी यही सेम आंसर आया है या फिर नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मैंने क्वेश्चन समझाने में मैं सफल हुआ, ठीक है। आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस क्वेश्चन से, और मैंने पूरा एकदम अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। जो ऊपर हम लोग पढ़ के आए हैं वही हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में लगा के इस पूरे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये गाइस हमारे पास जे 2023 का जनवरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे पास रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट के ऊपर। रिफ्रैक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर का कंसेप्ट खत्म हो चुका है, अब हम लोग क्या बात करेंगे, रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। एक सेकेंड। तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। तो एक सेकेंड गाइस, सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता क्या है, मैंने आपको छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है। एक मीडियम से अनदर मीडियम में जब भी लाइट एंटर करता है तो जो लाइट है वो बेंड हो जाता है ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन जो है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे हाँ एक चीज़ आपको बता दूँ, स्पीड में चेंज होता है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होता है। रिफ्रैक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रिफ्रैक्शन में सबसे पहले आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्शन में अच्छे तरीके से लिखता हूँ भाई, थोड़ा सा गंदा हैंड राइटिंग हो गया था। रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो आता है मैंने बता दिया आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेफिनेशन मैंने बता दिया रिफ्रैक्शन क्या होता है। बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेंगे, जो गाइस हमारे पास रिलेवेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट लेस और डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। और ये जो है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट मीडियम होती है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग म्यू से या एन से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है। दैट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, दैट इज वी। ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये वी है। दैट इज अगर मैं सी लिखना चाहूँ, ठीक है, सॉरी मैं क्या लिख सकता हूँ, सी को वी लैम्डा नॉट, नॉट क्या है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के लिए जो यूज होता है, और यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी लैम्डा एम कर दिया, दैट इज मीडियम में कितना है। फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने कहा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता, तो सिंपल सी बात है लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा एम हमारे पास इधर आ जाता है, करेक्ट है। चलो ये एक पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर कभी हमारे पास म्यू 1 2 लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि म्यू 2 दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनीथिंग 2 का अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। ये आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ ये आपको ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है, म्यू 2 और म्यू 1 अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होता है, वो मान लिया मैंने सी अपॉन V1 होता है अपॉन सी अपॉन V2 होता है, ठीक है। तो इसे जब मैं ये लिखूंगा तो डेट इज V2 अपॉन सी,
ठीक है, V2 अपॉन सी हो जाएगा, मतलब जस्ट उसे मल्टीप्लाई किया है तो V2 अपॉन सी, सी कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास, सिंपल सी बात है, V2 अपॉन V1 के बराबर आ जाता है। तो μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू V1, सॉरी V1 अपॉन V2 होगा ना, गलती से V1 अपॉन V2 के बराबर आ जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जो आपको पता रहना चाहिए। एंड लास्टली हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है लेंस लॉ। इसमें भी हमारे पास दो लॉज होती है रिफ्रैक्शन के। एक तो होता है कि नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, और डेट इज सेकंड होता है हमारे पास स्नेल्स लॉ, डेट इज साइन आई अपॉन साइन आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई एंड एंगल आर इज इक्वल टू हमारे पास म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, μ2 अपॉन μ1। ठीक है सर। दूसरी बात ये, अगर मैं ध्यान से एक चीज नोटिस करने बोलूँ, हमें पता चल रहा है कि म्यू जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हमारे पास किसी का म्यू कम है तो उसका स्पीड जो है वो ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, कभी भी अगर रेयरर टू डेंसर हमारे पास इधर जा रहा है, रेयरर टू क्या जा रहा है, डेंसर हमारे पास लाइट जा रहा है, तो टुवार्ड्स नॉर्मल हमारे पास बेंड होता है लाइट, टुवार्ड्स नॉर्मल लाइट बेंड होता है। और अगर डेंसर टू रेयरर जा रहा है तो टुवार्ड्स हमारे पास, सॉरी टुवार्ड्स, मैं फिर से लिख दिया, अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है, वेरी सॉरी, अवे फ्रॉम नॉर्मल यहाँ पे बेंड होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल यहाँ पे बेंड होता है, नॉर्मल। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स ही जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। ठीक है सर। डेंसर मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम क्या होता है? डेंसर मीडियम वो होता है जहाँ पे म्यू की वैल्यू ज़्यादा हो एंड ऑप्टिकली डेंस, जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो, एंड रेयर मीडियम क्या होता है, जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो। ठीक है, लिख देता हूँ फिर भी, रेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, डेंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। अरे उल्टा लिख दिया, सॉरी यार, एक सेकेंड गाइज, उल्टा लिख दिया मैंने बोला ठीक, बट इसमें रेयर में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो स्पीड क्या होता होगा, ज़्यादा होता होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे ज़्यादा है डेंसर में तो स्पीड क्या होता है, वो कम होगा, लाइट का स्पीड वहाँ पे कम है। ओके सर, समझ में आ गया। सारी मैंने यहाँ पे राम कहानी आपको बता दी है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है सर। ओके, समझ में आ गया। एक और पॉइंट है, पॉइंट क्या, एक हमारे पास फॉर्मूला है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक दो क्वेश्चन जेई 2023 में भी पूछा जा चुका है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्लैब, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ग्लास स्लैब। ठीक है, मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, मान लो मैंने बना दिया ये रहा। ठीक है, और ये जो स्लैब है, मान लिया इसका जो थिकनेस है ग्लास स्लैब का, ये रहा हमारे पास ग्लास स्लैब। ठीक है, इसका जो थिकनेस है वो मान लो, हम लोग मान ले रहे हैं, सॉरी मैंने मान लिया, एक सेकेंड, सॉरी गाइस, हाँ ये रहा हमारे पास, क्या है, डी मान लिया मैंने, या डी नहीं, थिकनेस है तो टी मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये मान लिया ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस जो है वो टी है, एंड यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लाइट एंटर कर रही है यहाँ से, तो ये नॉर्मल हो जाएगा, यहाँ से ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर यहाँ पे जाके वो रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ पे क्या हो गया, एक जो है गिरेगा, यहाँ से जब निकलेगा वो, ये वाला जो एंगल हो गया, कौन सा, ये वाला, वो हमारे पास क्या हो गया, एंगल आर हो गया। फिर यहाँ से भी सेम वही चीज़ फॉलो होगी, यहाँ से वो निकल जाएगा, अवे फ्रॉम डेंसर टू रेयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एंगल ऑफ इमरजेंस। ओके, तो ये समझ में आ गया, ये तो सिंपल आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे ये लोग पूछते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डेल्टा मतलब कितना डेविएट हुआ है, वो आपको बता दो। लैटरल शिफ्ट के बारे में हमारे पास पूछा जाता है, लैटरल शिफ्ट कितना हुआ है जब लाइट एंटर करती है हमारे पास यहाँ पे एक ग्लास स्लैब के अंदर, कितना शिफ्ट हुआ है। यहाँ से गाइस लाइट आई तो ये यहाँ से जाना चाहिए था सीधा अगर देखे तो, बट ये इतना शिफ्ट हो गया है, तो वही शिफ्ट हमारे पास अगर निकालना होता है कभी, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको लिखवा देता हूँ। लैटरल शिफ्ट मैं यहाँ पे लिख के, यस, डेल्टा शिफ्ट को मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डेल्टा होता है टी साइन ऑफ आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। ठीक है सर, साइन आई माइनस आर कॉस आर के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं आपको इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा जो इस साल आया हुआ था, इस साल पूछा गया था इसी जेई के अंदर। ठीक है, जिससे आपको इस फॉर्मूला में क्लैरिटी मिल जाएगी। वैसे तो फॉर्मूला बेस्ड है, बट फिर भी कैसे हमें अप्लाई करना है वो आपको जान के रखना चाहिए। तो नेक्स्ट पेज में वो क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। एक सेकेंड गाइस, तो ये हो गया गाइस। अभी मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के बारे में जो थ्योरी पढ़ना था वो मैंने पढ़ा दिया आपको। अब जो है क्वेश्चन करेंगे एंड देन आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ओके,
तो गाइज ये रहा वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में अगर विजिबल है तो ये गाइज हमारे पास जेई 2023 में पूछा गया है, जो कि ऊपर वाले कंसेप्ट जो ये वाला फॉर्मूला है उसी के ऊपर रिलेट करता है, दैट इज लैटरल शिफ्ट के ऊपर यहाँ पे रिलेट करेगा। मैं बताता हूँ कैसे, आपको सीधी सी बात है पढ़ना है ये क्वेश्चन को। रे ऑफ लाइट क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़िए एंड आगे करते हैं। और आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर से देखने की कोशिश कीजिए आंसर को, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ ग्लास प्लेट हैविंग थिकनेस, हमारे पास यहाँ पे एक सेकेंड थिकनेस दे रखी है √3। जो जो इन्फॉर्मेशन मिलता जाए वो आपको लिखते जाना है। √3 सेंटीमीटर का यहाँ पे थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब दे रखा है। ओके, तो मैं आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। थिकनेस दे रखा है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू, म्यू की वैल्यू उन्होंने √2 दे रखी है, ठीक है सर। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है गाइस हमारे पास यहाँ पे इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल ऑफ द, हमारे पास यहाँ पे इंटरफेस। अच्छा, यहाँ पे एक रिलेट हुआ टॉपिक अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में होता है, जो हम लोग आगे इसके जस्ट बाद पढ़ने वाले हैं। फिर भी आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा देता हूँ जो कि आपको आगे जाके पता चल जाने वाला है। थीटा सी जो होता है दैट इज साइन इनवर्स, साइन इनवर्स हमारे पास क्या होता है, म्यू जो है रेयरर मीडियम का अपॉन म्यू डेंसर मीडियम का होता है। सीधी सी बात ये है। ये फॉर्मूला कैसे आया है, क्या आया है और किसका फॉर्मूला होता है, मैं आगे जस्ट आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इन्होंने ये दे रखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। ये बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए इन्होंने दे रखा है इसे, तो मैंने फिर भी आपको लिखवा दिया इधर, तो आप इसे यूज करके कर सकते हो सवाल को, ठीक है। फ्रॉम ग्लास एयर इंटरफेस the lateral displacement of the ray when it passes through the plate is something this। तो हमें यहाँ पे वैल्यू बतानी है कितना है वो। तो आई बराबर जो है वो हमारे पास क्या जाता है, आई बराबर मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, इन्होंने दे रखा है क्या, थीटा सी दैट इज क्रिटिकल एंगल। थीटा क्रिटिकल एंगल क्या होता है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ आगे टॉपिक्स में, बट मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि इसके इक्वल दे रखा है और थीटा सी की वैल्यू कैसे निकालनी है उसका फॉर्मूला भी मैंने साइड में यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है सर। अब इन्होंने क्या निकालने को बोला है, लैटरल शिफ्ट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोला है एंड उसका फॉर्मूला मैंने जस्ट नेक्स्ट जो है प्रीवियस पेज में लिखा था। मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन टी साइन आई माइनस आर अपॉन हमारे पास कॉस आर, अपॉन कॉस आर। अब हमें क्या चाहिए, आर चाहिए, आई चाहिए, जिससे हमारे पास पूरा आंसर सॉल्व हो जाए, बिकॉज टी गिवन है। अब अगर मेरे को आर निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। पहले तो हमें आई निकालना है। आई कैसे निकालेंगे, आई यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, आई एंगल आई इज इक्वल टू हमारे पास थीटा सी दैट इज क्रिटिकल एंगल। अब थीटा सी पहले निकाल लेते हैं। थीटा सी इज इक्वल टू हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स म्यू आर दैट इज कितना है, एयर टू ग्लास प्लेट जा रहा है, ये देख सकते हो, एयर ऑन अ ग्लास प्लेट फ्रॉम एयर, मतलब हमारे पास रेयर मीडियम क्या हो गया, एयर दैट इज 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की 1 होती है एंड म्यू डेंसर जो है ग्लास प्लेट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास √2 दे रखा है। तो यहाँ से साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है, π/4 के बराबर होता है। तो क्लियरली थीटा सी इज इक्वल टू π/4 हो गया है एंड दैट इज इक्वल टू हमारे पास एंगल आई दे रखा है। तो यहाँ से मेरे पास एंगल आई मिल चुका है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे। एक बार एंगल आई मिल गया हमें, और एक क्या पता है जिससे मेरे को साइन आर पता चल जाए या फिर एंगल आर मेरे को मिल जाए, तो उससे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अब जैसे मेरे पास आई आ गया, एंगल आई मिल गया, अब मेरे को आर निकालना है जिससे मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है सर। अब एंगल आर कैसे निकालेंगे, हमें एक चीज पता होना चाहिए, स्नेल्स लॉ, μ1 साइन आई, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। ये भूल गए क्या, नहीं भूले, ठीक है, याद है। तो चलिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, आर की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, μ1 की वैल्यू 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन आई कितना है, साइन ऑफ π/4 दैट इज 1/√2, करेक्ट, इज इक्वल टू μ2 कितना दे रखा है, √2 दे रखा है, साइन आर जो कि हमें चाहिए। अब यहाँ से जब हम लोग करेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू साइन आर, और यहाँ से मेरे पास क्लियरली भाई नहीं एक बार नहीं, एक ही बार बोलना है, आर जो है हमारे पास कितना आ गया, आर या साइन आर की वैल्यू, या फिर मतलब आर कितना आ गया यहाँ से π/6 के बराबर आ चुका है। चलो ठीक है, मतलब 30 डिग्री, ओके। तो यहाँ से आई आ गया, एंगल आई और एंगल आर भी आ चुका है। अब हम आसानी से इसे पुट करके यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं क्या, टी जो है क्या दे रखा है इन्होंने, डेल्टा हम लोग निकाल रहे हैं, फाइनल आंसर टी जो है थिकनेस √3 सेंटीमीटर दे रखा है। साइन आई माइनस आर क्या होता है, साइन आई है हमारे पास π/4 माइनस π/6, 45 माइनस 30 15, साइन 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है ऊपर उन्होंने, साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस π/6 दैट इज हमारे पास 1/√3, ओके सर, 1/√3 के बराबर दे रखी है, ठीक है, नहीं 1/√3 दे रखा है क्या, कॉस साइन 15 की वैल्यू, ओके यस एक सेकेंड,
यहाँ पे इन्होंने दे रखी है क्या, एक सेकंड गाइस, ये हो गया हमारे पास cos π/6 की वैल्यू √3/2 होती है गाइस, सॉरी मैं भूल गया था, ठीक है, भूला नहीं था, मतलब गलती से मैंने और लिख दिया गलती से, ओके। तो cos r की वैल्यू कितना देगा, cos π/6 की वैल्यू √3/2, √3 से √3 कैंसिल, sin 15 की वैल्यू 0.26 दे रखी है, 0.26 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे ऑफकोर्स, एक सेकेंड, ऊपर चले जाएगा 2 इंटू 0.26 एंड दैट विल बी दी आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो आंसर यहाँ पे निकल के आ जाता है 0.26 मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये गाइस अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, एक सेकेंड, क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 26 दैट इज 52, और मैंने यहाँ पे 52 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻², और यहाँ पे हाँ सही है, देखो तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ गया है, आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, फाइनल आंसर दैट इज 52 विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा सवाल समझ में आया है एक्सेप्ट दिस पार्ट, ठीक है, क्योंकि ये मैंने समझाया ही नहीं है, मैं आगे समझाने वाला हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा वो चीज़ भी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने कैसे लैटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज कराने को किया है, कैसे जब वो थीटा सी वाला मैं आगे बता दूंगा आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मैं आपको स्लाइड चेंज करके अभी जस्ट मिलता हूँ, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग बात करने वाले हैं उसी टॉपिक का, उसी फॉर्मूले का जो हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, जो आपको पता नहीं था, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, ये कंसेप्ट क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, ये एक टाइप का रिफ्लेक्शन है गाइज, और इसके जो कंडीशंस होती है वो आपको बता देता हूँ। क्या होती है कंडीशन, मैं पहले लिख देता हूँ कंडीशंस जो है गाइज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, पहला कंडीशन होना चाहिए ये कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो या तो बड़ा हो या इक्वल टू बड़ा या फिर इक्वल टू थीटा सी। थीटा सी क्या है, क्रिटिकल एंगल है, वो क्या एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। सेकंड क्या कंडीशन है कि हमारे पास जो लाइट है वो डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जानी चाहिए। ये बहुत दो हमारे पास कंडीशन है, तभी जाके TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, ठीक है सर। तो दोनों आपने बता दिया, अब आगे बताओ क्रिटिकल एंगल ये सब क्या होता है। पहले तो मैं इसका थोड़ा सा ना बता देता हूँ कि होता क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब भी लाइट, ठीक है, अच्छी तरीके से धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ, 3 बार बोलूंगा आपको, धीरे धीरे मैं बोलूंगा आपको सुनना है, ठीक है। जब भी कभी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, जब भी कभी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, इन दैट कंडीशन वेयर angle of incidence is greater than or equal to theta c, that is critical angle, उसी पूरे फेनोमेना को हम लोग यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा यहाँ पे आप इग्नोर करिएगा, मैं फिर से बोलने की कोशिश करता हूँ एक बारी, अगर नहीं समझ में आया है किसी को तो, ठीक है। तो मैं फिर से बोलने की कोशिश करता हूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो हमारे पास फेनोमेना होता है कि जब भी कभी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, तो वहां पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा सी है तो हमारे पास वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये लाइट रे हमारे पास यहाँ पे गिरी है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, और ये रेयरर मीडियम है। यहाँ से लाइट रे गिरी, ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बराबर होती है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू थीटा सी, देन जो है हमारे पास ये स्ट्रेट अवे पास हो जाएगा कुछ इस तरह से हमारे पास लाइट, मतलब सरफेस में आपको लाइट दिखेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन है, ये वाली पेज में दूसरे कलर से समझाता हूँ, ये रहा। अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू थीटा सी, तो लाइट यहाँ से पैरेलली मूव कर जाएगी कुछ इस तरह से। ये हमारे पास क्या है, इफ एंगल आई इज इक्वल टू थीटा सी, बट अगर इससे थोड़ा सा भी ज्यादा होता है एंगल, हमारे पास ऐसे हो जाएगा, फिर बेंट हो जाएगा, मतलब सारी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी अंदर, मतलब बाहर, और लाइट रिफ्रैक्ट नहीं हो पाएगी। दिस इज द केस इफ थीटा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज ग्रेटर देन थीटा सी। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, ठीक है। तो कंडीशन और मैंने आपको थ्योरेटिकली करके बता दिया है कि कैसे होता है। दिस इज रेयरर मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है कि उसके बाद अगर उससे उस क्रिटिकल एंगल के बाद एंगल बढ़ा देते हैं, उसे थोड़ा सा भी ज्यादा अगर हमने एंगल बढ़ाया तो सारी लाइट जो है वो अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाहर रिफ्रैक्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। गॉट इट, अच्छी तरीके से समझा दिया मैंने, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब थीटा सी सर फॉर्मूला बता दो इसका, जैसे मैं पीछे बता के आया हूँ साइन इनवर्स, इस कैसे आया है वो हमारे पास, मैं अगर बताना चाहूँ वैसे तो बहुत छोटा है, बट बता देता हूँ, चलो कोई ना। अब क्रिटिकल एंगल अगर मेरे को निकालना है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है कि अगर उसके बाद जो है हमारे पास सारी लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाहर नहीं जाएगी, रिफ्रैक्ट नहीं होगी, ओके।
कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें पता है एट क्रिटिकल एंगल जो होता है हमारे पास म्यू डेंसर मीडियम का साइन ऑफ थीटा सी जो हमारे पास क्रिटिकल एंगल है इज इक्वल टू म्यू हमारे पास रेयर मीडियम का साइन 90 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल एंगल अगर इक्वल है तो ये जो बाहर जाएगी वो यहाँ पे पैरेलली जाने वाली है, ठीक है सर। ओके, अब ध्यान से देखो साइन थीटा सी यहाँ पे क्या हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी के बराबर है, साइन 91 होता है। ओके, तो यहाँ से क्लियरली मैं कह सकता हूँ कि थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी। अगर हमारे पास म्यू आर रेयर मीडियम एयर है तो मैं उस फॉर्मूले को थोड़ा सा शॉर्टन करके क्या लिख सकता हूँ, जो क्रिटिकल एंगल वाला हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है दैट इज साइन इनवर्स हमारे पास 1 अपॉन म्यू डी के बराबर है, जो डेंसर मीडियम का हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। तो ये गाइस हमारे पास यहाँ पे पूरा आ जाता है। डिपेंड्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारे पास दोनों मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। और हाँ, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे इन टी आई आर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन टी आई आर, कभी कभी पूछ लिया जाता है इन टी आई आर देर इज नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी, नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का कोई भी लॉस नहीं होता है, ठीक है सर। ओके ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अब गाइस जैसे मैंने आपको TIR बता दिया है, अब कुछ एप्लीकेशंस होते हैं उसके, और मैं उस एप्लीकेशन को इस सेशन में कवर नहीं करूंगा। उसके करीब 2-3 एप्लीकेशंस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो उस एप्लीकेशन को अगर आपका डिमांड रहा तो मैं उसके नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट कोई पार्ट करके छोटे शॉर्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। इस केस में नहीं ले रहा। जैसे हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर हो गया, इमरजेंस ऑफ लाइट हो गया, एंड 2-3 और होते हैं जैसे स्पार्कलिंग ऑन डायमंड कैसे होता है, ये स्कूल में ज़्यादा पूछा जाता है। बट हाँ गाइज, इमरजेंस ऑफ लाइट फ्रॉम क्या बोलते हैं, इमरजेंस ऑफ लाइट या एस्केपिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ मीडियम, ये बाय अ पॉइंट सोर्स और ऑप्टिकल फाइबर, ये हमारे पास जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको मैं बाद में नेक्स्ट सेशन में समझा दूंगा। अभी जो है हम लोग मेन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो ये गाइस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया है। फॉर्मूला सिर्फ लगाना होता है, छोटी छोटी जो है क्वेश्चंस के बीच में जो है ये यूज होता है। तो आपको ये बेसिकली जो पेज में, इस पेज में जो भी लिखा है ना वो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। इस पेज में जो भी लिखा है आपको याद रहना चाहिए और आपको भूलना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो कि होने वाला है हमारे पास प्रिज्म। ओके ओके, ठीक है। तो गाइज आपको अब जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज प्रिज्म में गाइज हमारे पास होता क्या है ये आपको जानने के लिए सबसे पहले प्रिज्म क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग ट्रांसपेरेंट सरफेस होता है या फिर रिफ्रैक्टिंग ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ये 2D पॉलीगन हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट सरफेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है देखा जाए तो, ठीक है। कुछ भी नहीं मतलब 2D पॉलीगन हो सकता है, ऐसा चीज या ऐसा हमारे पास यहाँ पे मटेरियल जहाँ पे रिफ्रैक्टिंग ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। मैंने डेफिनेशन बता दिया है, वैसे तो पूछा नहीं जाता फिर भी। ओके, अब हर मतलब प्रिज्म में जो है एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एंगल प्रिज्म है, ये एक एंगल प्रिज्म है, ये एक एंगल प्रिज्म है। जैसे यहाँ पे तो 3 है, बाकी 4-5 कुछ भी हो सकता है। अभी मान लेता हूँ ये जो है हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको मैंने ए मान लिया, एंगल ऑफ प्रिज्म ए। ओके, अब क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो इस यहाँ से लाइट एंटर कर रहा है, कर लिया सर, एंटर कर लिया उसने। एंटर करने के बाद क्या हो, उसने देखा कि भाई कहाँ जाऊँ, क्योंकि ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो क्या करेगा, डायरेक्ट टुवार्ड्स दी नॉर्मल यहाँ पे मूव करने वाला है। ओके, जब टुवार्ड्स दी नॉर्मल यहाँ पे मूव करेगा, कुछ इस तरह से गया। अब यहाँ पे देखा ये डेंसर है, ये रेयर, डेंसर टू रेयर जाएगा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल यहाँ पे मूव करने वाला है। ओके, ध्यान से एक चीज देखूंगा तो यहाँ पे क्या हो गया, एक चीज पहले तो नॉर्मल बना दो, इसका नॉर्मल बनाऊंगा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1 मान लिया। अब यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ ध्यान से, ये हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एंगल ऑफ, सॉरी ये नहीं, ये जो है एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया। अगर ये एंगल ऑफ इमरजेंस है तो क्या हो गया, R2 जहाँ से वो जाएगा, ठीक है। ओके, मान लिया, चलो इतना समझ में आ गया, गॉट इट। ओके, अब जितना जाना चाहिए था, अगर जाता तो गाइज वो यहाँ से जाता, ठीक है, बट वो डेविएट हुआ है, तो एंगल ऑफ डेविएशन अगर मेरे को निकालना है तो कितना होगा, और क्या रिलेशन हमारे पास पॉसिबल है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे बता दूं मैं, क्या है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। चलो ठीक है, कैसे आया वो अभी करने की जरूरत है नहीं, वैसे तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होके सिंपल से आ जाएगा, बट फिर भी आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डेल्टा हमारे पास दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज इक्वल टू आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, ये आ गया, ठीक है सर। ओके, गॉट इट, समझ में आ गया, एकदम क्लियर, चटकदार। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 पॉइंट जो आपको याद रखनी है। अगर हमें क्या चाहिए ना, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन चाहिए, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है,
एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम चाहिए, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, डेट इज 2i माइनस ए के बराबर आता है। 2i माइनस ए के मतलब i और e जो है वो बराबर होता है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इन केस ऑफ डेल्टा मिन आई जो है वो इक्वल टू हमारे पास आई ई हो जाता है। इसका जो है डेरिवेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको दे दूंगा या फिर बना के शॉर्ट वीडियो आपको दे दूंगा। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन, आपको रिजल्ट्स याद रखने हैं, बट कभी कभार स्कूल में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा नीचे, इसी सेशन के नीचे आपको कमेंट करना है। ओके ओके, अगर आई बराबर हो जाता है, यहाँ पे R1 भी जो है वो R2 के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे R1 और R2 बराबर हो गया, तो R इज इक्वल टू हमारे पास A/2 के बराबर आ जाता है। R मान लिया, R1 R2 इज इक्वल टू R मान लिया है, तो ये हो जाएगा। दूसरी बात ये, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, जो यहाँ पे हमारे पास म्यू की वैल्यू आती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास ये वैल्यू आती है, या फॉर्मूला है जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन में यूज होता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैं लिखने वाला हूँ। डेट इज म्यू की जो वैल्यू है, डेट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेट इज साइन ऑफ हमारे पास डेल्टा मिनिमम, डेट इज मिनिमम एंगल ऑफ डिवीजन प्लस हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म अपॉन 2। ओके, तो ये हो गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको ये ध्यान रखना है। ये 2-3 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, जो इस पेज में जो भी लिख रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आता है और एक पॉइंट, यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको मैंने लिख दिया जिससे आपको याद रहे, ठीक है। TIR इन प्रिज्म अगर होता है तो उसके लिए जो एंगल ऑफ हमारे पास ये है कितना रहना चाहिए, वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। क्या होने वाला है, TIR इन प्रिज्म होता क्या है, जो फॉर TIR टू हैपन इन अ प्रिज्म, जो एंगल ऑफ हमारे पास प्रिज्म है वो या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी होना चाहिए, ठीक है। म्यू आर अपॉन म्यू डी के बराबर होना चाहिए। अगर आपको TIR करवाना है, किस में करवाना है, प्रिज्म में करवाना है, तो जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो या ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी के बराबर होना चाहिए। सिंपल सी बात है, बस 2 वाला टर्म यहाँ पे ऐड हुआ है थीटा सी के उसमें, ठीक है, गॉट इट। अगर हमारे पास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास लिखने वाला हूँ मैं, थिन प्रिज्म अगर कभी दिया है, थिन प्रिज्म अगर कभी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, थिन प्रिज्म का मतलब क्या होता है कि एंगल जो है, एंगल ऑफ जो हमारे पास प्रिज्म है वो या तो लेस देन और इक्वल टू 6 होना चाहिए, 6 या 5 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो डेल्टा आता है दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, अलग कलर से लिखता हूँ गाइस, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। एक सेकेंड, हाँ, यस। तो जो हमारे पास यहाँ पे आता है क्या, डेल्टा इज इक्वल टू हमारे पास म्यू माइनस 1 एंगल ऑफ प्रिज्म जो भी गिवन है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, गॉट इट। इतना फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना था मैंने बता दिया है। वन सेट ऑफ और एक और फॉर्मूला है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बताता हूँ क्या नेक्स्ट पेज में, बिकॉज यहाँ पे जगह नहीं है। बेसिकली जो मेन पॉइंट थे मैंने यहाँ पे बता दिया है, जो और 2-3 बच जाता है डिस्पर्शन का कंसेप्ट, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताने वाला हूँ। ओके, ठीक है, एक सेकेंड गाइस। डिस्पर्शन पावर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। डिस्पर्शन पावर क्या होता है ना, प्रिज्म की, अगर मैं हिंदी में बोलूँ, आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, वैसे तो बस समझें, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ। डिस्पर्शन पावर वो पावर होती है, मतलब जैसे कोई भी प्रिज्म है तो प्रिज्म की वो क्षमता, ठीक है, वो पावर कि वो व्हाइट लाइट को कितना जो है अच्छे से स्कैटर कर दे, वो व्हाइट लाइट को कितना अच्छे से स्कैटर कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन पावर बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला आता है डिस्पर्शन पावर को हम लोग क्या यहाँ पे प्रिज्म की क्षमता, प्रिज्म की ताकत या क्षमता मान लो, ताकत टू स्कैटर व्हाइट लाइट के मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स को स्कैटर करने की ताकत को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिस्पर्शन पावर। ओमेगा से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द जो फॉर्मूला होता है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट अपॉन हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो लाइट -1 के बराबर होता है, ठीक है। ओके, दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट होता है क्या, अब आता है गाइस हमारे पास डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन और डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन का केस, ठीक है। तो ये 2 केसेस आती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, अगर डिस्पर्शन के बिना हमारे पास डेविएशन हो रहा है तो उसका केस क्या होगा, उसका जो फॉर्मूला आता है
देखो सिनेरियो ऐसा है, हमारे पास दो प्रिज्म्स है, ठीक है, दो प्रिज्म मेरे पास इधर है कुछ इस तरह से, एंड कह रहा है कि यहाँ पे डेविएशन हो बट डिस्पर्शन ना हो। तो डिस्पर्शन ना हो इसका मतलब व्हाइट लाइट निकलना चाहिए, तो यहाँ से आएगा, यहाँ से उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में वो डिवाइड हो गए, यहाँ से ऐसे पूरा एकदम, और फिर जब जाए तो एकदम मिल जाए। तो इन्होंने न्यूटन भाई ने अपने 10th में पढ़ा होगा, उसी की चीज़ है यहाँ पे, मतलब यहाँ से पूरा एकदम जाएगा, ठीक है, ऐसे जाके हमारे पास ऐसे होता है, वैसे तो देखा जाए तो हमारे पास ऐसे गिरता है, फिर ऐसे जाके हमारे पास एक ही जगह से यहाँ पे निकलता है, एक सेकेंड, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो एक लाइट हमारे पास इधर व्हाइट लाइट ही निकलता है, ओके। अगर डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन है तो हमारे पास, मान लेता हूँ इसका जो एंगल ऑफ जो है प्रिज्म ए डैश है और इसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो ए है, तो ए डैश की अगर पूछा जाता है, ए डैश एक ए दे देंगे और ए डैश पूछा जाता है, तो माइनस ऑफ जो वायलेट लाइट का दिस माइनस म्यू रेड लाइट का एंगल ऑफ प्रिज्म ऑफ सेकेंड वाला अपॉन हमारे पास यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इन दैट मीडियम, दूसरे वाले प्रिज्म में, ओके, ये आता है। दूसरी बात ये है, अगर विदाउट हमारे पास इधर है नेक्स्ट वाला जो केस, इधर मैं लिखता हूँ इसको, फॉर डेविएशन, सॉरी फॉर डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डेविएशन के बिना हमारे पास यहाँ पे क्या चाहिए, डिस्पर्शन चाहिए। इसका सिनेरियो कैसा होगा दिखाता हूँ करके आपको, ऐसे बना दूंगा, मान लो ये चिपका दिया मैंने, दोनों प्रिज्म को चिपका दिया, दोनों प्रिज्म को चिपकाऊंगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे लाइट आएगी, यहाँ से पूरा जाएगी, यहाँ पे पूरा चली जाएगा, वो मतलब टाइम नहीं मिलेगा उस यूनाइट होने में, एंड देन जो है हमारे पास ऐसे डिस्पर्स हो जाएगा, सॉरी हाँ डिस्पर्स होगा, यहाँ से गिरेगा एंड डिस्पर्स हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। इसका जो फॉर्मूला होता है, मान लेता हूँ इसका जो हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म है ए है, इसका जो है क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। तो यहाँ से जो ए डैश की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू येलो अपॉन, क्या लिख रहा हूँ सॉरी गाइस, माइनस ऑफ म्यू येलो माइनस 1 ए एंगल ऑफ प्रिज्म जो सेकंड वाले का है, अपॉन में हमारे पास म्यू येलो दूसरे वाले का माइनस 1, ओके। सिर्फ आपको वैल्यूज दी होंगी, आपको क्वेश्चन में पुट करके, यहाँ पे जेई मेंस में तो खासकर ये पूछा नहीं जाता, फिर भी अगर पूछा जा रहा है तो आपको वैल्यू दी होगी, पुट करके यहाँ पे निकालना होता है। आपको केसेस याद रखना है, डिस्पर्शन पावर क्या होता है वो याद रखना है, दो केसेस दैट इज डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन एंड डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, इन सब के बारे में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ओके। इतना था गाइस प्रिज्म के बारे में, अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्पेरिकल मिरर्स के बारे में, एंड दैट विल बी आवर लास्ट टॉपिक। एंड ऑफ कोर्स एक चीज़ आपको बता दूं, जो हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक है गाइस, उसको मैं अलग से लेने वाला हूं, वो अच्छा सा डेप्थ वाला कंसेप्ट है, शॉर्ट वे में हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। आज हम लोग सिर्फ स्पेरिकल मिरर को खत्म करके एंड करने वाले हैं आज के सेशन को, ठीक है। तो स्पेरिकल मिरर पूरा हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह बताने वाला हूँ, उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे एंड देन हम लोग एंड करेंगे इस पूरे सेशन को, ठीक है, ओके। एक सेकंड गाइस। तो गाइज अब हम लोग बात करने वाले हैं स्पेरिकल लेंस के बारे में, ठीक है। स्पेरिकल लेंस होता क्या है, क्या क्या फॉर्मूलेज उसमें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्विंग में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेरिकल लेंस को। तो ये गाइज आपको स्क्रीन दिख रहा होगा जहाँ पे मैंने फॉर्मूले सारे लिख दिए हैं। स्पेरिकल लेंस में सबसे पहले स्पेरिकल सरफेस का जो फॉर्मूला आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू फाइनल अपॉन वी माइनस यू इनिशियल अपॉन यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल अपॉन आर के बराबर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जितना बोलो उतना कम इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वेरी 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 टू दी पावर इन्फिनिटी इंपॉर्टेंट हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। और हर जगह यूज होता है गाइज, ये जो है बेसिक है, जहाँ से लेंस मेकर फॉर्मूला निकल के आया है वो गाइज ये बेस फॉर्मूला हमारे पास इधर है, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अच्छा यू इनिशियल और यू फाइनल कौन सा होता है, जहाँ से लाइट एंटर करी है वो वाला जो मीडियम है उसको हम लोग यू इनिशियल बोलते हैं, जहाँ से लाइट निकल रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यू फाइनल। वैसे तो बेसिक लग रहा होगा कि सर क्या बता रहे हो, जहाँ से निकलेगी वो यू फाइनल होगा, बट अब क्वेश्चन में आप देखोगे ना तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान रख के चलना है, यू फाइनल हमेशा जो होता है वो बाहर जो निकलता है वो, एंड यू इनिशियल जो होता है वो हमारे पास जहाँ से लाइट अंदर घुस रही है, ओके। लेंस मेकर फॉर्मूला हमारे पास आता है दैट इज 1/f यू इज इक्वल टू हमारे पास म्यू रिलेटिव माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पे एक चीज मैंने लिखना भूल गया, म्यू रिलेटिव जो होता है, म्यू रिलेटिव जो होता है दैट इज इक्वल टू हमारे पास म्यू ऑफ हमारे पास लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग, म्यू ऑफ सराउंडिंग, ओके सर। तो ये आपको यहाँ पे ये भी एक चीज़ ध्यान रखनी है, ओके। अगर हमारे पास बाई कॉन्वेक्स लेंस है जहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू दोनों बराबर दे रखी है, तो F की थोड़ा छोटा फॉर्म हमारे पास ज़्यादातर क्वेश्चन में यूज हो जाता है, बार बार इसे कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, तो F इज इक्वल टू R अपॉन 2 म्यू माइनस 1 के बराबर होता है, ठीक है।
तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लेंस है, तो लेंस में सबसे पहले ये सरफेस 1 होता है, ये सरफेस 2 होता है। यहीं से जाके हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से जाएगा, रिफ्रैक्ट होके इस तरफ आएगा, यहाँ पे हमारे पास इमेज 1 बनने वाला है, और इस सरफेस के लिए हमारे पास यहाँ पे एक इमेज बनने वाला है, ठीक है, इमेज 2 मान लिया मैंने। तो ये 2 इमेज है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यू बोल लूंगा मैं इसे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर वी हो जाएगा, ये हमारे पास V1 हो जाएगा फिर, ठीक है। फाइनल इमेज जो है वो I2 होने वाला है, जब जाके हमारे पास इधर जो फाइनल आंसर है वो यहाँ पे मिलता है। V1 क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट, जो है हमारे पास फर्स्ट सरफेस, ठीक है। मतलब जो इमेज का डिस्टेंस, जो इमेज 1 का डिस्टेंस हमारे पास रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन होके जो इमेज डिस्टेंस है उसको हम लोग जो है V1 बोल रहे हैं। ओके सर, इतना समझ में आ गया। रे डायग्राम से मैंने समझाने की कोशिश की है। लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u के बराबर होता है। यहाँ पे माइनस आता है, मिरर फॉर्मूला में प्लस आता था। बेसिकली जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं वो हमारे पास सबसे पहले ब्लू में जो लिखा है वो, और यहाँ पे ये वाला और ये वाला, ये 3 फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कैसे भी हाल में, बिकॉज ये क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इसी के साथ गाइज हमारे पास पूरा चैप्टर जो है हम लोगों ने वाइंड अप कर दिया है ऐसे, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी की चीज़ का जो भी आप मैंने क्लास के बीच में मैंने टॉपिक्स बताए हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर फॉर्मेट प्रिंसिपल का डेरिवेशन हो गया, जो इन सब का डेरिवेशन, ये जो फॉर्मूला लिखा है इन सब का डेरिवेशन अगर आपको चाहिए स्पेसिफिक वीडियो में, तो आपको कमेंट करना है इसी वीडियो के नीचे, तो मैं उस जो है क्वेश्चन का मतलब उस टॉपिक का डेरिवेशन आपको दिला दूंगा। बाकी सब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे उसको हम लोगों ने बहुत ही क्रिस्प वे में डिस्कस कर लिया है अभी तक तो। एंड हाँ गाइज, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट है उसको मैं अलग से लेने वाला हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अलग से हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं, अलग से एकदम उसको पढ़ने वाले हैं। तो जैसे स्फेरिकल लेंस है उसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जिससे पूरा हमारे पास एक ग्रिप आ जाए इस पूरे टॉपिक के ऊपर। ओके, तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको स्क्रीन में जो है क्वेश्चन विजिबल है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि ये गाइज हमारे पास मिश्रण है, 2-3 कंसेप्ट यहाँ पे यूज होंगे, तो आपको पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, एक गो थ्रू आउट हो जाएगा पूरे चैप्टर का, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, JEE 2023 में आया हुआ है, ठीक है। शुरू करते हैं अब। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर गिवन। तो यहाँ पे जो किसका गिवन है, फोकल लेंथ हमारे पास यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ जो है f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके सर, ठीक है सर, मान लिया सर। ओके, आगे बताओ। एज शोन अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस, जैसे आपको दिख रहा है 20 सेंटीमीटर में। द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन मिरर इज 5 सेंटीमीटर इनसाइड द मिरर, 5 सेंटीमीटर इनसाइड द मिरर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बता दो कितना होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता दो कितना होगा लेंस से, ठीक है सर। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस मतलब यू की वैल्यू बतानी है। कैसे निकालेंगे सर, मान लेता हूं ऑब्जेक्ट का लेंथ मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से कितना है, x मान लिया मैंने। ओके सर, ये व्हाइट में आपको दिख नहीं रहा होगा गाइस, मैं क्या करता हूँ ना, एक सेकंड मैं इसे पूरा हटा के ना, एक सेकंड इसे हटा देता हूँ और अपना ड्रॉ करता हूँ एक अच्छा सा, फिर मैं उसको जैसे ना अच्छा लगेगा फिर थोड़ा सा। जैसे मान लो ये मेरे पास एक मैंने लेंस बना दिया, ठीक है सर, और यहाँ पे हमारे पास क्या उन्होंने बोला है, यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, मिरर हमारे पास इधर प्लेस कर दिया मैंने, प्लेस मिरर यहाँ पे प्लेस कर दिया। ओके, और मिरर से जो लेंस की दूरी है वो कितना दे रखा है इन्होंने, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। एंड जो ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखा हुआ है हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है सर, बना दिया, ठीक है। अब इसे डिलीट कर देता हूँ, फालतू में ये रह के जगह लेगा, इससे अच्छा डिलीट कर दो। एंड इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा कुछ इस तरह से, एक सेकेंड जल्दी से शिफ्ट हो जाओ, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है जो फोकल लेंथ हमारे पास, जो फोकल लेंथ है लेंस का वो हमारे पास f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दे रखा है गेस, यस, ठीक है। तो मान लेता हूँ कि x इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द लेंस, ठीक है सर। इसी को हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहली बात तो आपको ये बता दो, आप एक चीज बताओ, अब ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, x डिस्टेंस में रखा हुआ है, इमेज जो है वो बना रहा है यहाँ पे कितना, देखो ध्यान से देखो, द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन मिरर इज 5 सेंटीमीटर इनसाइड द मिरर। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फिर से पढ़ो, और फोकल लेंथ एज शोन, अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। द इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन मिरर इज 5 सेंटीमीटर इनसाइड द मिरर, ठीक है। अगर 5 सेंटीमीटर इनसाइड है, मतलब जो इमेज प्रोड्यूस हो रहा है मिरर से वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर इनसाइड द मिरर है, तो ये मान लिया मैंने क्या,
ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर गिवन है। हमें पता है प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होता है, तो उस कंसेप्ट को हम लोग को यूज करके यहाँ पे कहीं हमारे पास इमेज फॉर्म होगा कहीं जाके। ये जो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर होगा, तो ये कितना हो गया 15 सेंटीमीटर हो गया सही से। ओके, तो ये हमारे पास कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, बिकॉज टोटल जो हमारे पास मिरर और लेंस के बीच की दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर में यहाँ पे होगा तभी जाके ये जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ गया, ये वर्चुअल इमेज यहाँ पे जाके बनने वाला है। ठीक है सर, उम्मीद कर रहा हूँ आपको मैं समझाने में जो है सफल हुआ हूँ। अब बढ़ते हैं कैसे हमें एक्स क्यों निकालना है। एक्स निकालने के लिए गाइस सेम वही एक चीज तो हमें पता ही है, क्या 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला हमें पता है, लेंस फॉर्मूला। ओके, अब लेंस फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, हमें क्या चाहिए u की वैल्यू चाहिए। अब u की जगह मैं क्या डाल दूंगा, x डाल दूंगा। v हमें गिवन है कि नहीं बता दो, v हमें गिवन है कि नहीं, 1/f तो हमें गिवन है। ठीक है सर, 1/f हमें गिवन है, क्या है बताओ जल्दी बताओ, इमेज मतलब वो बता दो कितना हमारे पास गिवन है इधर। एक सेकेंड, जो हमारे पास यहाँ पे फोकल लेंथ दैट इज -10 हो जाएगा, साइन कन्वेंशन को यूज करना है, इज इक्वल टू 1/ माइनस में। ध्यान से देखो टोटल इमेज का डिस्टेंस कितना है। इमेज का डिस्टेंस जो है हमारे पास, इमेज कहीं यहाँ बन रहा है तभी जाके ये पॉसिबल हो पाया है, तो यहाँ पे कहीं अगर इमेज बना होगा तभी जाके रिफ्लेक्शन पॉसिबल हुआ होगा। तो 25, 15 + 5 + 5, 20 + 5 इज इक्वल टू 25। जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे -1/x करेंगे इधर, तो x की वैल्यू यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे ना, क्या करोगे कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा। एक गलती कर दी जो आपको बतानी चाहिए थी, 25 की जगह 15 होगा। देखो अगर यहाँ पे मैंने क्या बताया, फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन मिरर, इमेज जो प्रोड्यूस हुआ है प्लेन मिरर से, इज 5 सेंटीमीटर इनसाइड द मिरर, मतलब 5 सेंटीमीटर इनसाइड द मिरर है। तो हमें ये पता है कि मैं लिख देता हूँ, इन प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे कहीं जो है इमेज बना होगा, और इमेज जो है 15 सेंटीमीटर में बना होगा। तो v की वैल्यू कितनी होगी, -15 हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास v की वैल्यू -15 पुट करेंगे, -1/x। ठीक है सर, अब यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो 1/10 माइनस 1/15 करेंगे ना, x की वैल्यू, एक सेकेंड, 1/x इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। करेक्ट है। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, x बराबर 30 आ जाएगा। सॉल्व करके आपको घर में देखना है, वैसे तो वही होगा, 15 - 10 इज 5, 5/150 इज इक्वल टू 30, मतलब रेसिप्रोकल लोगे तो x बराबर 30 के बराबर आ जाएगा। तो u जो है हम लोग ये कह सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी में प्लेस्ड है। x की वैल्यू हमारे पास 30 सेंटीमीटर आ गई है। करेक्ट है। तो ये गाइस क्वेश्चन था जहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा नया। ठीक है, एंड इसी के साथ गाइस आज का ये सेशन समाप्त होता है। पूरा रे ऑप्टिक्स के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को उन्होंने डिस्कस किया है, रादर फ्रॉम प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर्स, प्रिज्म के बारे में डिस्कस किया है, डिस्पर्शन के बारे में डिस्कस किया है, और बाकी सब हम लोगों ने यहाँ पे TIR बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है। एंड उम्मीद करता हूँ आपको पूरा सेशन जो है अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। सेशन PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, अगर आपको नहीं ज्वाइन किया है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हो जल्दी से जाके। और मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है ऑफ कोर्स गाइस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो स्टे ट्यून, मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।